नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक बहुत अजीब खबर सामने आई है। हालांकि जिस अजीब खबर का मैं आप सबके सामने जिक्र करने जा रहा हूं, उस खबर के बारे में मैं स्टोरी लेकर नहीं आया हूं। स्टोरी तो मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ही आप लोगों को सुनाऊंगा और एक ऐसे मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा। घटना बहुत दुखद है, कत्ल की है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई और जांच उस मामले की कैसे हुई ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उस अजीब खबर के बारे में आपको बताता हूं। आपने देखा होगा आज के ज़माने में सब कुछ नकली मिल जाता है, मतलब नकली टूथपेस्ट, नकली टैल्कम पाउडर, खाने पीने की चीज़ें नकली। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि किसी देश का दूतावास, जिसे एम्बेसी कहते हैं, वो भी नकली मिले, उसे भी कोई फोर्ज कर ले? ये सुनना, इसके बारे में बताना, ये भी अपने आप में बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि दूतावास कोई मामूली जगह या जिसे कहते हैं ना, कोई किराने की दुकान नहीं होती। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन होता है जिसमें फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो हमारे देश में वहाँ रहते हैं और दोनों देशों के बीच में जो भी राजनयिक कूटनीतिक तालमेल और कामकाज होते हैं उसको कंडक्ट किया जाता है। और इसके लिए बाकायदा सरकार जो है अलग से बिल्डिंग आइडेंटिफाई करती है, दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, राजदूत आते हैं, स्टाफ आता है, एक एक चीज़ का हिसाब किताब होता है, गृह मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय तक की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऐसे में कोई दूतावास नकली कैसे खोल सकता है? लेकिन दिल्ली एनसीआर में वो भी हो गया और आप समझ लीजिए कि ठगी का एक जो बेंचमार्क है उसको भी ठगों ने अब तोड़ दिया। अब कोई नया रिकॉर्ड किसी और ठग को बनाना होगा। तो ये दूतावास गाजियाबाद में पकड़ा गया और इस दूतावास से एक शख्स को पकड़ा गया जिसका नाम है हर्षवर्धन जैन। इसने 4 ऐसे देशों के राजदूत के तौर पर खुद को घोषित कर रखा था जो देश इस दुनिया में है ही नहीं, यानी वो काल्पनिक देश थे। और खुद को राजदूत बताने के लिए बाकायदा उसने एक आलीशान कोठी ले रखी थी, उसमें दूतावास का बोर्ड लगा रखा था, आलीशान गाड़ियां उसके पास थी। और जिस तरह से एम्बेसी के नंबर होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स नीले रंग के, और उसके कुछ डिजिट जो है कम होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट अलग किस्म के लिखे हुए होते हैं, वो सारे फेक इंतज़ाम करके उसने इन आलीशान गाड़ियों में लगा रखे थे। और वो इस दूतावास की आड़ में ठगी का और हवाला ट्रांजैक्शन का काम कर रहा था। नोएडा के एसटीएफ को जब इसकी जानकारी मिली तो नोएडा एसटीएफ ने गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर गाजियाबाद के कविनगर इलाके में उस फेक दूतावास पर छापेमारी की, वहां से हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया और अंदर से बीसियों फेक नंबर प्लेट, तमाम किस्म के जो भी आप सोच सकते हैं, हर उस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स, मुहर, 44 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश, फॉरेन करेंसी और ये सारी चीज़ें बरामद हुई। जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि वो विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी का पुराना चेला रह चुका है और एक तरह से देखा जाए तो ठगी और जालसाजी की ट्रेनिंग शायद उसे मिली हो चंद्रास्वामी से, क्योंकि चंद्रास्वामी पर भी कई तरह के इल्ज़ाम थे। और इसके अलावा बहुत सारे आर्म्स डीलर के साथ उसकी जान पहचान थी और इस फेक दूतावास में बैठकर वो लाइजनिंग का काम करता था, बोलचाल के शब्दों में अगर कहें तो दलाली का काम किया करता था, और इसके साथ ही वो जो है हवाला ट्रांजैक्शन किया करता था। तो इस आदमी को पकड़कर फेक दूतावास का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है और ये अपने आप में एक नए किस्म की, अनोखे किस्म की खबर है। तो मुझे लगा कि इससे पहले कि मैं अपनी जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, उसकी शुरुआत करूँ, उससे पहले इस चौंकाने वाली खबर के बारे में थोड़ी आप लोगों को अपडेट या जानकारी दे दूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो लखनऊ की है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। 19 जून को, यानी पिछले महीने की ये बात है, रात तकरीबन 9 बजे का वक्त होगा। लखनऊ में एक लोकेलिटी है इंदिरा नगर। इस इंदिरा नगर के एक रास्ते में एक नौजवान जिसका नाम मनोज कुमार था, उसकी हत्या हो जाती है। मनोज कुमार की उम्र यही कोई 25 साल के आसपास रही होगी और मनोज कुमार की हत्या बीच सड़क पर बहुत ही बर्बर तरीके से, बहुत ब्रूटल तरीके से होती है। उसके सिर पर रॉड जैसी चीज से हमला किया जाता है और वो भी पुरजोर हमला, और एक से ज्यादा बार हमला, ताबड़तोड़, जब तक कि इंसान के प्राण पखेरु न उड़ जाए तब तक उस पर हमला किया जाता है। और इस तरह से मनोज का कत्ल कर दिया जाता है। और मनोज की हत्या चूंकि बीच सड़क पर होती है तो वहां से बहुत सारे लोग आते जाते हुए भी इस हत्याकांड को देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि लोग रिएक्ट कर पाते, कोई ज़्यादा पूछताछ कर पाता, तब तक रॉड से हमला करके, वार करके मनोज को तकरीबन अधमरा करके, या कहूँ कि उसकी जान चली भी गई थी, उस हाल में छोड़कर हमलावर फरार हो जाते हैं।
लाश पर जब लोगों की नज़र पड़ती है और जो लोग इस अटैक को देखते हैं, जब वो रियलाइज़ करते हैं कि मामला ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि शुरू में लोगों को लगता है कि शायद मारपीट हो रही है लड़कों के बीच में, तो वो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। लखनऊ की पुलिस मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को रिकवर करती है, उसकी पहचान पता करती है, तो मनोज के नाम पर उसकी पहचान क्लियर होती है, सामने आती है, और ये भी पता चलता है कि ये मनोज जो है वो लखनऊ में ही सेक्टर 14 एक जगह है इंदिरा नगर के पास में, वहाँ माही मेडिकल नाम का एक दुकान है दवा की, उस दुकान के सामने वो नारियल पानी का एक थड़ा लगाता था और उसमें नारियल पानी वो बेचा करता था। तो उस रोज़ रात को वो नारियल पानी बेचकर अपनी दुकान बढ़ाकर वो वहाँ से वापस घर लौट रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो घर पहुँच पाता, बीच रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। हमला बहुत भयानक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जब पुलिस को इस मर्डर केस की जानकारी मिली, पुलिस जब मौके पर पहुंची, लाश को जब बरामद किया, पहचान पता कर ली, तो पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के लिए मौका वारदात के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन सीसीटीवी फुटेजेस को पुलिस ने निकलवाया। और जब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए तो शॉकिंगली ये जो पूरा एंटायर इंसिडेंट था, ये सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड हुआ था। हमला करने वाले लड़कों के चेहरे थोड़े अंधेरे और थोड़ी रोशनी की वजह से क्लियरली विजिबल नहीं थे, यानी कैमरा का ऐसा क्लोज फ्रेम नहीं था जिससे पता चल जाता कि बंदे के फीचर्स क्या हैं, उसकी पहचान हो जाती। लेकिन ये क्लियरली दिख रहा था कि 4-5 लड़कों ने दौड़ाकर एक लड़के पर हमला किया, पीछे से उस पर रॉड से वार किया, और जैसे ही वो नीचे गिर गया उस पर ताबड़तोड़ और रॉड बरसाए और फिर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। कुछ लोग आते जाते हुए ये सब कुछ देख भी रहे थे। तो ये सीसीटीवी में ये मंजर, ये सीक्वेंस पुलिस को नज़र आ गया। अब पुलिस सबसे पहले तो यही पता करने लगी कि मनोज की आखिर किससे दुश्मनी है। एक नारियल पानी का ठेला लगाने वाला आदमी किसी से ऐसी क्या रंजिश रखता होगा कि उसकी इस बर्बर तरीके से हत्या कर दी जाए। इस हत्याकांड के पीछे दुश्मनी के अलावा और कोई वजह हो नहीं सकती थी, क्योंकि लूटपाट की कोई कोशिश जैसी चीज़ भी सीसीटीवी कैमरे में नज़र नहीं आई। और जिस तरह से अटैकर ने टारगेट करके उसके सिर पर पीछे से दौड़कर रॉड मारी और उसकी हत्या कर दी, उससे लग रहा था कि जो भी किलर्स या अटैकर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जान लेना चाहते थे और कोई दूसरा मकसद इस हमले का नहीं था। तो अब सवाल ये था कि मनोज की हत्या क्यों करना चाहते थे। मनोज के पिता रमाकांत से पुलिस ने बात की। रमाकांत की दी हुई लिखित तहरीर पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की। लेकिन रमाकांत से बातचीत करने पर भी ऐसी किसी दुश्मनी का पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि नहीं, न तो हमारी किसी से दुश्मनी है और न मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी है। वो तो रोज़ अपनी दुकान खोलता है, नारियल पानी बेचता है और घर चला आता है। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद नहीं है हमारा। तो पुलिस को बहुत हैरानी हुई, बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़े के कोई इस तरह से किसी की हत्या कैसे कर सकता है। एक बार को तो पुलिस को यह भी लगा कि कहीं ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किलर्स जो है किसी और को मारना चाहते हों और धोखे से उन्होंने किसी और को मार दिया हो। पुलिस के मन में यह भी सवाल था, लेकिन पुलिस इस बात को लेकर भी कंफर्म नहीं थी। ऐसे में पुलिस जो है इस कत्ल के पीछे का राज जानना समझना चाहती थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज पहले ही निकाल लिए थे, मौका वारदात की तस्वीरें साफ साफ कैद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जिस जगह पर, जिस रास्ते पर यह घटना हुई, उस रास्ते से कनेक्ट होने वाले जो दूसरे और रास्ते थे, उन रास्तों के भी सीसीटीवी फुटेज निकाले कि कहीं किसी कैमरे में इन किलर्स का कोई क्लियर इमेज चेहरे का नज़र आ जाए, जिससे उनकी तस्वीर निकालकर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया जाए, कोई पोस्टर बनाया जाए जिससे लोगों को दिया जाए, भेजा जाए और बताया जाए कि भाई इन्हें हम ढूंढ रहे हैं मर्डर के मामले में। लेकिन इस कोशिश का कोई फ़ायदा नहीं मिला। कोई ऐसा क्लियर सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिला जिसमें कत्ल करने वाले लड़कों के चेहरे की साफ साफ पहचान हो पाती। तो यहाँ पर पुलिस को थोड़ी इस मामले की तफ्तीश में दिक्कत होने लगी। लेकिन पुलिस को इस केस को सॉल्व तो करना ही था। तो पुलिस ने अब जिस जगह पर यह घटना हुई थी रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास इंदिरा नगर में, वहाँ का जो नियर बाई मोबाइल टावर था, उस मोबाइल टावर का डंप डेटा पुलिस ने कलेक्ट किया। कहने का मतलब ये कि इंदिरा नगर के जिस इलाके में ये घटना हुई, वहाँ का मोबाइल टावर में जो जो मोबाइल फ़ोन उस वक्त कनेक्टेड थे, जिनकी लोकेशंस उस मोबाइल टावर से कनेक्टेड शो हो रही थी, उन मोबाइल नंबर्स की पूरी डिटेल लखनऊ पुलिस ने निकाली। और ये आप समझिए कि हज़ारों फ़ोन वहाँ पर एक्टिव होंगे उस समय। रात 9 बजे का वक्त है, कोई भी ऐसे समय में सोता नहीं है। लोग अपना कामकाज ख़त्म करके दुकान से, दफ्तर से घर लौट रहे होते हैं। प्लस जो घरों में लोग रहते हैं उनके मोबाइल फ़ोन भी हैं। आजकल एक एक आदमी के पास 2-2 फ़ोन हैं।
तो हज़ारों फ़ोन में से पुलिस को अभी आइडेंटिफाई करना था कि वो कौन सा फ़ोन नंबर हो सकता है जो इन सस्पेक्टेड किलर्स का होगा, और पुलिस इस एक्सरसाइज में लग गई। और इसी के साथ पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी बहुत बारीकी से पुलिस देख रही थी, और उसमें से कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क पुलिस निकालने की कोशिश कर रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा कोई क्लियर इमेज तो नहीं था जिससे चेहरे की पहचान हो पाती, लेकिन पुलिस को एक ऐसा लड़का दिखा जिसने ऑरेंज कलर की एक टी शर्ट पहनी हुई थी, और उस टी शर्ट पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क था, यानी एक शैतान की तस्वीर बनी हुई थी, डेविल की। तो पुलिस को लगा कि ये एक ऐसा निशान है जिससे हम इस लड़के की पहचान पता करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो शैतान की तस्वीर लगी हुई टी शर्ट पहना हुआ लड़का था, सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि इस लड़के ने भी उस मरने वाले लड़के पर, मनोज पर हमला किया था, यानी मर्डर में यह भी इन्वॉल्व था। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एक ऐसा लड़का जो ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए था और उसके टी शर्ट पर डेविल का स्टैंप लगा हुआ था, वो इस मर्डर में इन्वॉल्व है। लेकिन उस लड़के का नाम क्या है, कहाँ रहने वाला है, ये पुलिस को ऑब्वियसली पता नहीं था। अब पुलिस ने जो सैकड़ों नंबर डंप डेटा से पुलिस ने कलेक्ट किए थे उस जगह के, उन नंबरों को पुलिस ने एक एक करके फ़िल्टर करना शुरू किया। पुलिस ये देखने की कोशिश करने लगी कि कौन से नंबर वहाँ पर कितनी देर प्रेजेंट थे, और उन नंबरों की मूवमेंट क्या थी, कितनी देर में वो वहाँ से गायब हो गए, डिसबर्स हो गए। पुलिस इन सारी चीज़ों की बहुत माइन्यूट तरीके से, बहुत बारीकी से जांच कर रही थी। और इस कोशिश में, इस एक्सरसाइज में पुलिस ने कुछ नंबरों को फ़िल्टर किया। मतलब सैकड़ों नंबरों में से पुलिस ने कुछ एक चुनिंदा नंबरों को फ़िल्टर किया, और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यही वो कुछ नंबर हैं, 20-25, जिन नंबरों वाले लड़कों ने कत्ल की घटना को अंजाम दिया है। तो जाहिर है वो जो डेविल वाली टी शर्ट वाला लड़का है, उसका नंबर भी इन 20-25 नंबरों में से एक होगा। लेकिन वो कौन सा नंबर है और उस लड़के का नाम क्या है, ये पुलिस को अब भी पता नहीं था। अब पुलिस ने यहाँ पर और दिमाग दौड़ाया और अपना माइंड अप्लाई किया। पुलिस ने क्या किया, उसके पास जो 20-25 नंबर थे, उन सारे नंबरों के नाम, पते और आइडेंटिफिकेशन पुलिस ने पता किए। आधा काम तो आप समझिए कि ट्रू कॉलर से ही हो गया, और कुछ और जो बचा हुआ काम था वो पे फ़ोन और पेटीएम जैसे जो यूपीआई वाले ऐप होते हैं, उन ऐप्स पर जब आप किसी का नंबर डालते हैं तो उसका नाम जो है डिस्प्ले होकर आता है। अगर उसने पेटीएम या पे फ़ोन ले रखा होगा या गूगल पे ले रखा होगा तो आजकल ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो एक तो ट्रू कॉलर से कुछ नंबरों के नाम पता कर चल गए, और जिनके नाम पता उनसे नहीं चले उनका पेटीएम से, पे फ़ोन से पता चल गया। जिनके इसके बावजूद पता नहीं चले, फिर उनके सर्विस प्रोवाइडर से बात हुई, सिम कार्ड किसके नाम पर है वो पता चल गया। इस तरह से पुलिस को कुछ नामों के बारे में पता चला, और वो जो सस्पेक्टेड नाम थे, उन नामों का अब पुलिस जो है, उन नामों के सहारे पुलिस अब सोशल मीडिया अकाउंट रैंडमली पुलिस चेक करने लगी लखनऊ के इलाके में। जब चेक करने लगी तो पुलिस को एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट दिखा जो अनूप उर्फ सोनू कश्यप के नाम पर था, लखनऊ का ही था, इंदिरा नगर इलाके का ही था। और बहुत सरप्राइजिंगली, और पुलिस के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत खुशी की बात यह थी पुलिस के लिए, कि उस सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें 19 जून की रात की पोस्ट की हुई थी, और उन तस्वीरों में डेविल के मार्क वाला टी शर्ट पहना हुआ वो लड़का नज़र आ रहा था। और बेसिकली ये जो सोनू उर्फ अनूप कश्यप है, ये उसी का हैंडल था, उसी का ये बायो था जिसको सोशल मीडिया पर पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया था। अब पुलिस का काम जो है देखा जाए तो काफ़ी आसान हो गया। पुलिस को ये पता चल गया कि हत्याकांड में शामिल एक लड़का जिसका नाम सोनू उर्फ अनूप कश्यप है, ये उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल है। उसमें ढेर सारी तस्वीरें थी, उसके दोस्तों की तस्वीरें थी, 19 जून की रात को उन्होंने एक पार्टी की थी उसकी तस्वीरें थी, और उसका नाम, पता, सब कुछ उस सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए पुलिस को पता चल गया। अब पुलिस ने सोनू को उठा लिया, हिरासत में ले लिया, और उससे पुलिस पूछताछ करने लगी। लेकिन वो जो है पुलिस को लगातार झूठ बोल रहा था और कह रहा था कि इस मर्डर केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने कोई मर्डर नहीं किया है। सारी बातों से वो लगातार इनकार कर रहा था। लेकिन उसके सोशल मीडिया हैंडल पर जो पार्टी की तस्वीरें थी उसमें भी कई सारे लड़के नज़र आ रहे थे।
पुलिस ने उन लड़कों की आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी जानकारी जुटाई और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी पुलिस गई और उन लड़कों की पहचान पता की। तो सोनू के अलावा जिन लड़कों की पहचान पता हुई उनमें एक सनी था, एक सलामू है, एक रंजीत नाम का लड़का था और एक रहमत अली। तो सोनू के अलावा 4 और लड़कों की पहचान हुई। ये 4 भी जो है उस पार्टी में नज़र आ रहे थे जो कत्ल वाली रात पार्टी इन लोगों ने की थी। इनको अब पुलिस ने उठा लिया और इनसे सख्ती से पूछताछ की। तो सारे लोग सोनू के जैसे नहीं होते जो पुलिस की पूछताछ में आसानी से नहीं टूटते। ये लोग जो है जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने मान लिया कि हाँ वो इस मर्डर में शामिल थे और ये मर्डर करने के लिए उन्हें सोनू ने ही कहा था। अब सोनू की पोल पट्टी खुल गई थी और देखा जाए तो पुलिस ने इस मामले को तकरीबन सुलझा लिया था, क्योंकि पुलिस ने जो मास्टरमाइंड है सोनू उर्फ अनूप कश्यप, उसके साथ साथ सनी, सलामू, रंजीत और रहमत, इन 4 लड़कों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कुल मिलाकर 5 कातिल जो उस रात को मनोज के ऊपर ताबड़तोड़ रॉड से हमला करते हुए दिख रहे थे, वो सारे के सारे 5 कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे और इस काम में पुलिस को तकरीबन 1 महीने का वक्त लगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन लोगों ने मिलकर मनोज की हत्या क्यों की। मनोज की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। सनी, सलामू, रंजीत और रहमत से जब पूछताछ हुई उन्होंने कहा वो तो मनोज को जानते भी नहीं है। इनसे पूछा गया फिर तुम लोगों ने हत्या क्यों की। उन्होंने कहा कि हमें सोनू ने हत्या करने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि अगर इस काम में मेरा साथ दो तो रात को एक शानदार पार्टी करेंगे। और इस वारदात के बाद हम लोगों ने पार्टी भी की, जमकर हमने शराब वगैरह पी। तो सारी कहानी अब क्लियर हो गई। अब बस मोटिव पता करना था। सोनू से अब पुलिस ने सख्ती की और जब उससे सख्ती की तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। हैरान क्यों रह गई? क्योंकि इस कत्ल का कनेक्शन 10 साल पीछे का था। 10 साल पीछे। आप समझिए जिस लड़के की उम्र अभी 25 है, 10 साल पहले उसकी उम्र बमुश्किल 15-16 साल के आसपास रही होगी और उस समय की एक दुश्मनी, एक लड़ाई ऐसी थी जिसने इस कत्ल की घटना को अंजाम दिलवाया। असल में ये जो कातिल लड़का था जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है सोनू, वो लखनऊ के गुडम्बा थाना इलाके में कल्याणपुर के मज़ार वाली गली में किराए के मकान में रहता था और जिस मकान में वो रहता था उसके साथ वाले मकान में मनोज उन दिनों 10 साल पहले अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। उस समय मनोज की उम्र वही 15 साल के आसपास रही होगी। तो एक बार हुआ ये कि मनोज के परिवार में और सोनू के परिवार में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई 10 साल पहले और उस लड़ाई में मनोज और उसके पिता रमाकांत ने मिलकर जो है सोनू की माता के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें धक्का मुक्की की, उनके साथ मारपीट की। जब इस तरह से परिवारों की लड़ाई होती है, आपने देखा होगा सारे लोग भिड़ जाते हैं गुत्थम गुत्था, कौन किसको मार रहा है, किसको पीट रहा है, किसके साथ कौन बदसलूकी कर रहा है, लोगों को होश ही नहीं रहता। लड़ाई चीज़ ही ऐसी है। तो मनोज और रमाकांत बाप बेटे ने मिलकर सोनू की माँ को कथित तौर पर 10 साल पहले पीटा था। इसके बाद इन दोनों के खिलाफ जो है एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था और वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट थी, बेसिकली मुकदमा नहीं था। तो इनको बाद में चेतावनी देकर, पाबंद करके, डरा धमकाकर पुलिस ने जाने दिया था और वो बात आई गई हो गई थी। उसके बाद इन लोगों ने मकान छोड़ दिया था, ये दूसरी जगह जाकर रहने लगे थे। और जो सोनू है वो 10 सालों से बदले की आग में जल रहा था, झुलस रहा था। उसे ये नहीं पता कि मनोज और उसका परिवार मज़ार वाली गली में जब वो मारपीट की घटना हुई उसके बाद उन लोगों ने जो घर छोड़ दिया, वहाँ से चले गए, कहाँ चले गए उसे नहीं पता था। लेकिन उसके मन में ये खुंदक, ये रंजिश थी कि मनोज और उसके घर वालों ने उसकी माँ के साथ मारपीट की है। 10 सालों तक वो बदले की आग में जलता रहा। एक दिन एकाएक हुआ क्या, इंदिरा नगर के शिव विहार कॉलोनी में जो माही मेडिकल नाम की दुकान है उसके सामने नारियल पानी की जो दुकान है, उस नारियल पानी की दुकान में सोनू को मनोज नज़र आ गया। मनोज वहाँ नारियल पानी बेच रहा था। सोनू ये देखकर उसको पहले यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसने तकरीबन 20 साल बाद मनोज को देखा था। उसको लगा कि ये मनोज है नहीं है, कुछ देर तक सोचता रहा, काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा। फिर पूरा बॉडी लैंग्वेज उसने बहुत अच्छा से ऑब्जर्व किया और उसको तसल्ली हो गई कि हाँ ये वही मनोज है जिसने 10 साल पहले उसकी माँ के साथ मारपीट की थी। तब उसने तय किया कि वो अब इस पर हमला करेगा और इसकी हत्या करेगा। लेकिन अकेले हत्या करना उसके लिए मुश्किल था। उसने अपने दोस्तों को इसमें शामिल किया, पार्टी का चारा फेंका और फिर रेकी करता हुआ इंतज़ार करने लगा
19 जून की रात को अपने दोस्तों के साथ कि कब मनोज दुकान बंद करके वहाँ से निकले और कब उस पर हम हमला करें। मनोज दुकान बंद करके वहाँ से पैदल ही निकला और एक ऐसे रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में ट्रैफिक थोड़ी कम होती है, और उसी रास्ते में जैसे ही वो एक मकान के बगल से गुजर रहा था तब तक इन 5 लोगों ने रॉड से उस पर ताबड़तोड़ हमले किए और वहीं मौके पर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद वो फरार हो गए। इस केस को शायद पुलिस कभी सॉल्व नहीं कर पाती अगर पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होता, यूज़ नहीं किया होता। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा, मोबाइल फ़ोन का डंप डेटा देखा, एक एक मोबाइल फ़ोन की आइडेंटिटी पता की, उनकी लोकेशन पता की। आइडेंटिटी पता करने के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया हैंडल्स खंगाले, उसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क वाले टी शर्ट का मिलान सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे टी शर्ट के साथ किया और इस तरह से एक एक करके सारे कातिलों के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई और 1 महीने बाद इस केस को लखनऊ पुलिस ने सक्सेसफुली क्रैक कर दिया। कुडोस टू लखनऊ पुलिस जिन्होंने इतना शानदार इन्वेस्टिगेशन किया और कत्ल के एक ऑलमोस्ट ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने सॉल्व किया। तो ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम पर और पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन पर आपका नज़रिया क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब आइए कुछ कमेंट मैं प्रीवियस स्टोरी पर जो आप लोगों ने किया है उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो मुंबई के नाला सोपारा की स्टोरी थी, जिसमें मुस्कान और सोनम की तरह एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के अंदर, कमरे के अंदर फर्श तोड़कर नीचे ज़मीन में दफना दिया और ऊपर जो है टाइल्स लगा दिए। लेकिन उस केस का खुलासा हुआ, कैसे हुआ? अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए, मैं आप उसे सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। स्टोरी स्टूडियो लोडेड के नाम से एक आईडी है, इन्होंने ये लिखा है, योर स्टाइल ऑफ स्पीच इज़ ब्यूटीफुल सर, आई ऑलवेज वॉच्ड शम्स ताहिर बट इमीडिएटली क्लोजर टू यू एंड योर कम्युनिकेशन इज़ अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। नाजिम अली साहब ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आपकी बात अलग है कि उन लोगों से अलग है जो एयर कंडीशन में बैठकर न्यूज़ देते हैं, आपका अंदाज़ निराला है और आपकी आवाज़ भी निराली है। नाजिम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तकरीबन 25 सालों से या शायद उससे भी ज़्यादा पत्रकारिता कर रहा हूं और डेस्क में काम जो है अब मैंने शुरू किया है, मतलब प्रोडक्शन का काम। इससे पहले मैं रिपोर्टर था और मैंने बड़े धूप झेली है, बहुत थपेड़े खाए हैं, आंधी तूफान, बहुत तकलीफ़ें उठाई है, फील्ड में बहुत दौड़ा हूँ। और आज तो सच्चाई यही है नाजिम साहब कि आज की तारीख में मैं एसी में ही बैठकर जो है न्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एसी में बैठकर न्यूज़ बताने वाले उन पत्रकारों में नहीं हूँ जिनकी तरफ आपका इशारा है, और मैं आपकी बात को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आपने मुझे इतना मान दिया, ग्रेटफुल। नाजिम अली साहब ये रामपुर यूपी से हैं और इन्होंने सैल्यूट किया है, थैंक यू वेरी मच। इस खाकसार को इतनी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मी भाटी ने ये कमेंट किया है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपनी कहानी समझाई सर, ढेर सारा प्यार राजस्थान से सर, थैंक यू वेरी मच उर्मी जी। इसके अलावा देव जंडू ने कमेंट किया है, इन्होंने कहा है कि हकीकत में सर क्राइम तक पे शम्स सर को पिछले 5 साल से लगातार सुन रहा हूँ और आपको भी 2 साल से कंटिन्यू सुन रहा हूँ और कमेंट भी करता हूँ, और शम्स सर के बाद में आपका ही अंदाज़ मुझे निराला लगता है। आज सारे कमेंट्स जो हैं वो मतलब स्टोरी पर कम और मेरे प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेरी बातें, मेरा अंदाज़ आपके दिल को छूता होगा, तभी आप इस तरह के कमेंट करते होंगे। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। श्वेता यादव ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। सुप्रतिम सर नमस्ते, मैं आपकी क्राइम की कहानियाँ बहुत समय से लगातार सुन रहा हूँ और ये मेरा पहला कमेंट है। इन्होंने अपना नाम लिखा है राशिद खान, थैंक यू वेरी मच राशिद साहब। चावड़ा नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो गुजरात से हैं और उन्होंने भी लिखा है कि पहले वो शम्स सर की कहानियाँ सुना करते थे, अब वो मेरी भी कहानियाँ सुनते हैं और देवभूमि द्वारका से वो हैं। अरे क्या बात है, द्वारका तो खैर मतलब मुझे लगता है कि हर हिंदू के लिए जो है एक ऐसा डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन होगा जहाँ वो ज़रूर कभी ना कभी जाना चाहेगा। आदित्य ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि आपकी आवाज़ की खनक पूरी स्टोरी लाइन के दौरान दर्शकों को बांधे रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप भांबू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, इन्होंने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश भूंया जी झारखंड से हैं और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं पर क्या ही बोला जाए, क्या कमेंट किया जाए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि लोगों को जागरूक और सजग रहने की ज़रूरत है। अद्भुत ज्ञान से नाम की एक आईडी है और इन्होंने ये कहा है कि ये
होठों के नीचे ये जो थोड़ी सी बाल नाई ने छोड़ दिए हैं, पैसे कम थे क्या, दाढ़ी बनवाने सैलून में गए थे। देखिए आपकी आईडी तो अद्भुत ज्ञान के नाम से है और आपने कमेंट भी बहुत ही अद्भुत किया है। ये थोड़ा सा फैशन है जो आपकी इजाज़त से मैं कर लेता हूँ, इसके अलावा ज़्यादा और किसी चीज़ पर मेरा ध्यान नहीं है दुनियादारी के। तो आई होप कि आप इसको कंसिडर कर लेंगे। वर्षा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, वेरी वेल नैरेटेड उन्होंने लिखा है। रमेश जी ने कमेंट किया है, रमेश नंदी का कमेंट है और इन्होंने लिखा है योर वे ऑफ नरेशन इज़ अप्रिशिएबल, थैंक यू वेरी मच। टंडल के नाम से एक आईडी है, इन्होंने बैनर्जी सर एंड शम सर एंड टीम सबको लिखा यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। फैयाजुद्दीन का कमेंट है। इसके अलावा भास्कर अरगड़े साहब रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। शाहरुख अंसारी साहब हैं, हरनाज हैं और रथिंद्रनाथ दत्ता हैं और इन्होंने कहा है कि आजकल समाज को पता नहीं क्या हो गया, पत्नी अपने ही पति को मार डाल रही है, जिधर से देखो उधर से यही खबरें आती रहती हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आज की कहानी पर कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स और आपके सवालात का इंतज़ार रहता है, जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।